हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपको फिर से हाजिर हो गया एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ, एक रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूँ, इसको लिया जा रहा है हमारे गौरव ठाकुर के चैनल से, और वीडियो का टाइटल जो सा वो होने वाला है आफ्टर मालदीव्स वाई बांग्लादेश इज बैनिंग इंडिया नाउ। तो इंडिया को बैन क्यों कर रहा है बांग्लादेश, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता यार वैसे। तो ऑब्वियस है कि मैंने कहा चले हैं आप लोगों के साथ बैठ के देखते हैं कि इंडिया को बैन क्यों कर रहा है बांग्लादेश। तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके भाई को एक हौसला मिल जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है? यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और #बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहां पर दोगलापन यह है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर, जिस देश के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। We believe, we are very proud of India. It is because of the leadership of Prime Minister Modi. G20 तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाड की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पे इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए बाहर से रेले गुजरते हैं, तो काइंडली चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैं इसलिए आपसे जो है वो अपोलॉजी पहले ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो काइंडली इस चीज़ को जो है ना वो कीजिएगा यार, इग्नोर कीजिएगा। शोर आ रहा है और ये सारी रात ही खत्म होने वाला है और आपके भाई को तो अपना काम करना ही है ना, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। कि ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना, क्योंकि ये एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशीज भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लग गए और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India, this is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. सो फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आया? इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ। क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने #इंडिया आउट कैंपेन चालू कर दिया, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य, जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर है, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस
कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा। और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जैन 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को यह ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट, इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुतनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि एनडीपी का माउथपीस ही है। और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वेल, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। सो 1978 में जियाउर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बनाई थी एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, इसीलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना शुरू किया। भाई इनका नाम जियाउर नहीं है, जिया उल रहमान है, जिया उल रहमान। लोगों में इस्लामिक रैडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रैडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजन्स को बंगाली बोलते थे उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। एंड नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अभी तक बीएनपी पार्टी 3 बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001, बट इन तीनों इलेक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन से 1 साल पहले बीएनपी हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती और ऐसा ही करके उन्होंने 3 बार इलेक्शंस जीते भी है, जिनमें से 2001 का एंटी हिंदू मैसेकर काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में बीएनपी के लीडर जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा बेगम और उनके बीएनपी पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटिन्यूअस हिंदू मैसेकर करवाया था और जब इस मैसेकर के इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था और करीब 50,000 हिंदूज बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का यूज करके बीएनपी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपने साइड करते आ रही है। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान बीएनपी पार्टी का चेयरमैन है, फिर भी वो लंदन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे ना कुछ काफी कंसर्निंग रीजंस हैं। सो जैसे मैंने बताया, बीएनपी पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शंस जीतते आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ली है तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रही है और इससे बांग्लादेशी इकोनॉमी में क्लियर इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच की वजह से बीएनपी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं, 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी। तभी तारिक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंज्योर हो गई और उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया, पर वो इस अटैक से जैसे तैसे करके बच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से।
जहाँ तक मेरा ख्याल है जो शायद तारिक उर रहमान जो से हैं, इन्होंने खुद तो हैंड ग्रेनेड नहीं फेंका होगा। अगर ऐसा काम कोई पॉलिटिशियन करता भी है तो वो अपने लोगों को, अपने प्यादों को आगे करता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो मुझे लगता है यहाँ पे इनको करेक्ट करना चाहिए। वो खुद नहीं फेंकेंगे, किसी से उन्होंने फिंकवाए होंगे। अगर फिंकवाए होंगे भी तो मैं अगर सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर मैं इतनी नज़र नहीं रखता। घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया था और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था। और इस क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई। यह सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इनफैक्ट इसी टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस कोर्ट ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है। और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। बांग्लादेशी न्यूज मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार तारिक तो सिर्फ फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है जो बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। ये कभी भी नहीं हो सकता पाकिस्तानी, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ और यहाँ से इवन के पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं उड़ती बांग्लादेश के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश को वापस पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसी कोई चक्कर नहीं है भाई, और ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस भी नहीं की जाती। अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वाले इस सिनेरियो से निकल चुका है। पाकिस्तानी चीज़ से आगे उनके अपने मसले मसाइल बन गए भाई। मुल्क को चलाने के मसले मसाइल हैं और भी बड़ी चीज़ों के मसले मसाइल हैं। इस चीज़ से पाकिस्तान आगे निकल चुका है। ये मुझे ब्लेम गेमिंग लग रही है जस्ट, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। सो रिनाउंड बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन के रिपोर्ट के मुताबिक तारिक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के प्रिस्क्रिप्शन पर बीएनपी पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारिक को कोई भी पॉलिटिकल या पार्टी रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है तो वो आईएसआई को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी पार्टी ने सीधे सीधे आईएसआई प्रेफर्ड 300 कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन के टिकट्स दिए थे। कैन यू this direct यार, अगर पाकिस्तान की जो सी गवर्नमेंट है, अगर उनका इतना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की फौज का अगर इतना ही इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश के ऊपर, तो हमसे अलग क्यों हो गए? इस चीज़ को आप खुद सोचें। तो मेरे ख्याल से जस्ट प्लेइंग गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखता बांग्लादेश में, इस चीज़ का मुझे भी आइडिया और आम इंडियन को भी इस चीज़ का आइडिया होगा। ये आपके अपने सेंटीमेंट्स हैं, बांग्लादेशियों के अपने सेंटीमेंट्स हैं, उन उधर की दो पार्टीज़ों से उनकी अपनी राइवलरीज हैं। पाकिस्तान के इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। इस चीज़ को मैं काफ़ी बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो सी हैं, इनके वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, और पाकिस्तान जो सा है वो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। जो जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो टिल्ट करती हैं, जो शेख हसीना वाजिद हैं वो इंडिया की तरफ टिल्ट करती हैं, क्योंकि इंडिया ने आज़ादी दिलवाई थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से। अगर शेख मुजीबुर इनकी ज़ियाउर रहमान की बात की जाए तो उन्होंने फिर उसके वो कहते हैं दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, तो वो फिर उनकी तरफ टिल्ट करेंगे, पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करेंगे, क्योंकि वो उनकी अपोजिशन से हैं, अपोजिट पार्टी से। तो मेरा ख्याल ये है, आपका अपना क्या ख्याल है आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। आईएसआई उनके कैंडिडेट्स चुनती है। सो बेसिकली इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का यह फायदा है कि बीएनपी को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपनी पपेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उसकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उसी के कंट्रोल में दोबारा आ जाए, और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी कंटिन्यूअस इंसर्जेंसीज इजीली फैला सकेगा। इनफैक्ट जब 2001 में बीएनपी पावर में थी तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से तारिक आसाम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप को आईएसआई के ऑर्डर्स पर फाइनेंशियल और आर्म्स प्रोवाइड करके सपोर्ट करता था। मतलब इन शॉर्ट, तारिक इंडिया भर में टेररिज्म फैला रहा था। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। नॉर्थ में हो सकता है, पर नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान की वहाँ तक जो सी है ना, वो कहते हैं ना, वो मुफादात नहीं है। पाकिस्तान के मुफादात सिर्फ कश्मीर से अटैच है। इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ।
सो ये थी बांग्लादेश ऑपोजिशन पार्टी द्वारा चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन की पूरी स्टोरी। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। बेसिकली इस वीडियो से Comments मुझे ये मैसेज कर कम्युनिकेट करना था कि इससे हम साफ समझ सकते हैं कि हमारे नेबरहुड कंट्रीज में फ्रेंडली सरकार होना हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें उन देशों की इलेक्शन प्रोसीजर में अगर इन्वॉल्व भी होना पड़े तब भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ये देखें, अब यहाँ पे बात जो सी है वो हो गई ना, अगर पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, अपने फ्रेंडली सरकार बनाना चाह रहा है, ये कर रहा है, और खुद वो ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया इंटरफेरेंस करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब कि इंटरफेरेंस कर रहा है इंडिया। और अगर दूसरी बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली सरकार होना बहुत ज़रूरी है इंडिया की अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में। अगर पाकिस्तान ये करता है तो वो पाकिस्तान क्राइम कर रहा है, अगर इंडिया कर रहा है तो इंडिया क्राइम नहीं कर रहा। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। ये इनका अपना ओपिनियन हो सकता है, इसलिए गौरव ठाकुर जो है वो दे रहे हैं, बट आप मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई गौरव ठाकुर की। अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे समझ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर कर रहा है तो वो कढ़ाई में, अगर इंडिया कर रहा है तो वो इंडिया की स्ट्रेटेजी है। इसके बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है। ये बात हमारे कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र बुक में भी कही है हजारों साल पहले। सो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। कमेंट्स में बताएं आप ये सब, और दैट्स वाइट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था, और अपने ओपिनियन जो है वो मैं साथ साथ आपके सामने एक्सप्रेस करता रहता हूँ, और अभी भी मैंने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए आप लोगों के साथ। आप इसके बारे में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो इन्होंने कहा जी कि इंडिया अगर करे तो वो इंडिया के हित में है, कि इंडिया के लिए ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान कर रहा है तो वो बुरा क्यों हो सकता है? अगर पाकिस्तान का रहा है तो वो बुरा क्यों है? मुझे आपने इस चीज़ के बारे में लाजमी बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती यार, कि जब आप अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो आपको वो अच्छे लगते हैं, जब अगला अपने इंटरेस्ट को देखता है तो आपको वो बुरा लगता है। आप जो चीज़ कर रहे हैं अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आपको इस चीज़ को जो है ना दूसरे को ऊपर भी करना चाहिए, मतलब दूसरे को भी इस चीज़ की लिवरेज देनी चाहिए। कि अगर आपने कुछ अपने मुफादात के लिए किया तो अगर सामने वाला भी अपने मुफादात के लिए कुछ कर रहा है तो उसको बुरा मत समझें। मेरा ओपिनियन आज के लिए यही हो सकता है। तो चलें, दैट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। तो बड़ा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।